हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम अपने वीडियो में एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके डेरिवेशन पर विचार करेंगे कि ये कैसे फार्मूला डिराइव किया गया है, कैसे फार्मूला निकलता है। और इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, और ये यूनिट ऐसा यूनिट है जो एरिया का ऐसा यूनिट और यूनिट्स माने जाते हैं, और इसी पर पूरा एरिया का बिल्डिंग डिपेंड करता है। चाहे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो, ये सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। चलिए देखें ये कैसे इस पर निर्भर करता है। याद रखें स्टूडेंट, ये क्लास 6 से लेकर 12 के सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। चलिए तो हम चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच जो आप ही के क्लास ग्रुप्स के हों, तो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। मेरा पर्पज़ रहता है कि मैं आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लेके आऊँ जो आप लोग के लाइफ तक, आपके पूरे पढ़ाई स्टडी के ड्यूरिंग वो बेनिफिशियल साबित हों। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, और यदि मान के चलिए कि इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होगा। कब? जब इसका लेंथ 1 यूनिट होगा। यदि इसका साइड 1 सेंटीमीटर होगा, इसको देख ले सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर का इसका साइड है, तो इसका एरिया 1 यूनिट होगा। 1 मिनट स्टूडेंट्स, अब देखेंगे इसको। इसका यदि 1 सेंटीमीटर साइड होगा तो इसका एरिया 1 यूनिट होने जा रहा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होने जा रहा है। तो इसका एरिया इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिफिनेशन भी है स्टूडेंट्स। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लोग को बताना है कि दिस इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज़ 1 सेंटीमीटर। ये उस स्क्वायर का एरिया है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर का है। तो अब इस पर आधार बनाते हुए यदि कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट यू मीन बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कभी भी ऐसा आंसर न दें आप लोग कि ये उस स्क्वायर का एरिया है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है। आप वैसे स्क्वायर का एरिया है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, ये ना कहें। ये हालांकि किसी भी एंगल से गलत नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं बताऊंगा कि यदि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसी भी फिगर का एरिया हो सकता है, वो केवल कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर होगा। तो उस समय आप इसको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उस समय में हम लोग को ये बताना होगा कि ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ उस फिगर का है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले स्क्वायर का 25 टाइम्स होगा, 25 टाइम्स होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये 25 टाइम्स होगा, मतलब उस फिगर में, चाहे वो जो भी फिगर हो, उसके अंदर ऐसा 25 बॉक्स, 25 बॉक्स उसके अंदर एडजस्ट कर जाएगा। और जी हाँ, यही डिफिनेशन भी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे कि एरिया ऑफ एनी फिगर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स area of that very figure is 25 times the area of the square of area 1 centimeter square, 12 times the area of the square of side 1 centimeter, area 1 centimeter, 35 times the area of a square of side 1 centimeter और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब ये हमारा बेसिक था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी हमारा बेसिक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए यदि हम लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, इसके लिए चलिए हम इस पर कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। मान के चलिए स्टूडेंट्स कि यहाँ से यहाँ हमने इसको 3 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसका जो ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, और लेंथ को, इसका लेंथ जो है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट
5 एंड 6, देखिए लेंथ इसका 6 सेंटीमीटर हो गया और ब्रेड्थ इसका आपका 3 यूनिट्स हुआ। ब्रेड्थ को मैं 3 यूनिट मानता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 एंड 3 और इसका लेंथ 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स में इसका मैंने लेंथ को एज्यूम कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया के लिए हम जो डिफिनेशन बताए थे आपको, उसके अनुसार से चाहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला इसमें कितने स्क्वायर इसके अंदर बने हुए हैं। तो जब हम गिनना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, तो 6 6 6 दैट इज 6 3 जा 18, इसका एरिया 18 हुआ। हाँ स्टूडेंट्स, अब ये सोचेंगे हम लोग कि 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की मदद से ये एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया। तो डेफिनेटली लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तब ये एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो जी हाँ, तो आप फार्मूला बन जाता है कि जब भी हम लेंथ को इसके ब्रेड्थ से गुना करेंगे तो एरिया इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपने रेक्टेंगल के भी बारे में देख लिया, तो फिर फाइनली अब मैं लिखना चाहूँगा आप लोगों के लिए, आप लोग को याद करने के लिए और समझने के लिए भी, कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ये समझ ही रहे हैं क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ इसका दोनों जो है वो एक ही, मान लीजिए इसका लेंथ, इच साइड ऑफ लेंथ ए है, तो इसका हम ए स्क्वायर कह सकते हैं। जबकि पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। स्टूडेंट्स, ये आप लोग याद रखिएगा कि पेरीमीटर जो होता है पूरे बाउंड्री का सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। तो ये ए है यूनिट, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो टोटल द वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 4a आ जाएगा। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज़ 4 इंटू ए, 4a आ जाएगा, यूनिट में आएगा। लेकिन एरिया जब निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। और डायगोनल की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगते रहता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन चुका है। तो डायगोनल का भी मैं वैल्यू लिख देता हूँ, डायगोनल विल बी इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखें, कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बनाने का मिल जाता है, जहाँ पे डायगोनल निकालना होता है। तो भले ही आप वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, लेंथ का भी स्क्वायर ब्रेड्थ का भी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर था तो रूट अंडर करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल करके सामने आता है। चलिए रेक्टेंगल के लिए एक बार फाइनली हम आपको एरिया लिख देना चाहेंगे और पेरीमीटर लिख देना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अभी अभी आपने देखा कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और ये डिराइव करना बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए इसके पास दो लेंथ है, एक इधर का लेंथ और एक इधर का लेंथ, इस तरह से दो ब्रेड्थ भी है इसके पास। तो जब हम आउटर बाउंड्री का जब सम कर देंगे तो देखिए 1l प्लस 1l दैट इज़ 2l एंड 1b प्लस 1b दैट इज़ 2b। तो इसमें जब जोड़ेंगे आप तो 2l प्लस 2b, और जैसे ही हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा फार्मूला निकल के सामने आ जाता है। पेरीमीटर का फार्मूला अब आप लोग याद रखेंगे, ये 2 इंटू आपका लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाता है फार्मूला। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके डायगोनल की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इस कॉर्नर से लेकर यदि अगले कॉर्नर तक हम यदि एक लाइन खींच दें तो ये हमारा डायगोनल कहलाता है। और इस डायगोनल के लिए अनडाउटेबली हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग चले जाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये देखिए दिस इज़ आवर एल एंड दिस इज़ आवर ब्रेड्थ, और ये हमारा मान लीजिए डायगोनल डी से रिप्रेजेंट करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही एच स्क्वायर डी बन गया है डायगोनल का, यानी कि फाइनल कंक्लूजन आप लोग के लिए निकला कि डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ आप लोगों के समझने के लिए, डायगोनल इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। तो इस स्टूडेंट्स इसको याद रख लेंगे, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं कहीं इसका एप्लीकेशन आ जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ट्रायंगल की बात करें तो ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है, ये इसको हम सबसे पहले बताना चाहेंगे। देखिए यदि हम इसको एक रेक्टेंगल पूरा कर दें, मान के चलिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगल पूरा होने जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार फिर से मैं रेक्टेंगल को पूरा बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा रेक्टेंगल बन जाए। अब देखिए, चलिए अब देख सकते हैं आप कि यदि इस रेक्टेंगल का यदि आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता है, मान के चलिए कि लेंथ आपका b है, b से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसका ब्रेड्थ को मैं h से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल जो पूरा देख रहे हैं आप, ये b इंटू एच हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, चूँकि आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे b इंटू एच हो जाएगा। और चूँकि ये डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एरिया आसानी से निकल जाएगा। जो हमारा पहले था वो हो जाएगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज b इंटू एच। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे b को रिप्रेजेंट किया है बेस के लिए, और h को मैंने हाइट के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एरिया आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखेंगे, यदि इसकी पेरीमीटर की बात हो तो हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, और हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, यानी कि जब पेरीमीटर की बात हो तो h प्लस बी प्लस जो हमारा हाइपोटेन्यूज निकलेगा उसका लेंथ, तो ये द सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एज इट्स पेरीमीटर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब इस तरह का कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ख्याल रखेंगे कि यदि तीनों साइड दिया हुआ है, एक साइड b के नाम से मैं लिख देता हूँ, इसका लेंथ b दिया हुआ है, फिर दूसरा साइड का लेंथ a दिया हुआ है, और फिर तीसरा साइड का लेंथ c दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी हीरोन्स फार्मूला पे एक वीडियो अपना बना चुका हूँ। तो इसका दो तरह का एरिया निकल सकता है। सबसे पहले नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। रूट के अंदर में ही ये सब है, वेयर s इज़ द सेमी पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर का आधा, अर्थात आप बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस c/2। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला निकल के सामने आता है व्हेन ऑल द साइड्स आर गिवन। ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सिंबल हमारा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो इसको कैलकुलेट यदि कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए ये एक फार्मूला हो ही गया स्टूडेंट्स, अब मान के चलिए कि यदि आपको ये तीनों साइड नहीं दिया हुआ है, और मान के चलें कि केवल बेस दिया हुआ है और एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तब इसका एरिया क्या होगा। तो चलिए हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसका बेस और इसका एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तब एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि सामने के जो वर्टेक्स हैं, सामने के वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बेस पर जो ड्रॉ करेंगे, तो दिस लाइन इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। और ये एल्टीट्यूड की मदद से हम इसका एरिया दो राइट एंगल ट्रायंगल में बांट लिए हैं। और यदि हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का एरिया यदि हम जोड़ें, तो दोनों एरिया को जब जोड़ करके हम इसका एरिया निकालें, तो दोनों के एरिया के सम के बराबर में ये पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा। चलिए इन दोनों बेस को हम लोग अलग अलग मान लेते हैं। इधर वाला जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको x मान लेते हैं, और इधर वाले बेस को हम लोग y मान लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए केवल हम लोग एप्लीकेबल है, ये किसी भी आप ट्रायंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए कि इसका हाइट h है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया को मैं लिखता हूँ a1 प्लस a2, क्योंकि इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पहला ट्रायंगल का एरिया के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू h मैंने लिखा, और दूसरे ट्रायंगल के लिए भी 1/2 इंटू बेस इंटू h लिखा। अब दोनों टर्म में आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1/2 के साथ साथ हमारा h कॉमन है, और जो ही हम h कॉमन लेंगे 1/2 भी कॉमन है और h भी कॉमन है, तो हमारा बचेगा ब्रैकेट में x प्लस वाई। और देख सकते हैं कि x प्लस वाई हमारा वो थर्ड बेस है, 1/2 इंटू h इंटू बी बेस। देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई का वैल्यू हमारा टोटल b के बराबर में है, इसलिए हमने b से इसको रिप्लेस कर दिया। अर्थात एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला अब कैलकुलेट होके आ चुका है, एंड दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जब बेस और हाइट दिया हुआ है इसका तब।
तो इसको याद रख लेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी हमने पीछे अभी डिराइव किया था। फिर हीरॉन्स फार्मूला भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, जब तीनों साइड्स उसके दिए हुए हों, और ये फाइनल जब बेस और हाइट केवल दिया हुआ है तब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला फिगर के बारे में स्टडी करते हैं। अगला फिगर है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम स्टूडेंट्स ये बताना चाहेंगे कि इसका भी एरिया बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ से ड्रॉ करना होगा, तो बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। और इसका भी डेरिवेशन बहुत इजी है स्टूडेंट्स। यदि हम दोनों जगह से यदि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें तो आप पाएंगे कि ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। आप इसको आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद यदि हमको इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और इस रेक्टेंगल के एरिया को, ये रेक्टेंगल बन जाता है जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ना, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हटा देते हैं और उसके बाद इसी ट्रायंगल का एरिया को उठाकर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं उसी ट्रायंगल को, चूँकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट था, तो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे थे तो उसमें केवल बेस चाहिए होता है। तो ये बेस, यहाँ वाला बेस उठ करके यहाँ आ गया, मतलब कि जो टोटल पहले बेस था पैरेललोग्राम का वही बेस यहाँ पे भी रहेगा और हाइट h हो जाएगा। मतलब कि आप आसानी से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये लिख सकते हैं आप, बेस इंटू हाइट, ये आपका आसानी से निकल आता है। और इस पर आप पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आप लिख सकते हैं, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। लेकिन इसको स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ना लिखें। यदि इस साइड को रिप्रेजेंट करें हम ए से और इस साइड को रिप्रेजेंट करें बी से, या बेस को, एक मिनट, बेस को मुझे बी से ही रिप्रेजेंट करने दीजिए। तो बेस को यदि हम बी से रिप्रेजेंट करें और अगला साइड को ए से रिप्रेजेंट करें तो इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ए प्लस बी। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसको ना समझेंगे स्टूडेंट्स, दीज आर द एडजेसेंट साइड्स। तो चलिए अभी इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अगले फिगर की ओर। अगला फिगर है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस के लिए ये बात याद रखें, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका भी एक फॉर्मूला निकल के आता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। यदि इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट्स तो अब बेस इंटू हाइट, पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला भी तुरंत मैं डिराइव कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले इसकी पेरीमीटर की चर्चा करें। तो देखिए स्टूडेंट, पेरीमीटर जो है इसका 4 इंटू साइड होता है, जैसे स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि देखिए इसका यदि साइड ये बी है तो सब के सब साइड बी होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 इंटू बी होगा। तो पेरीमीटर भी आप लोग इसका समझ गए और एरिया भी समझ गए स्टूडेंट्स। इसका एक प्रॉपर्टी है, आपका स्पेशल रोम्बस का एक प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यदि इसके दोनों डायगोनल्स को मैं ज्वाइन कर दूँ, यदि दोनों डायगोनल्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर आते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाएगा। यदि मान के चलिए कि पहला डायगोनल को हमने D1 से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे डायगोनल को मैंने D2 से रिप्रेजेंट किया, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका हाफ जब चर्चा करें, हाफ लेंथ ये D1/2 हो जाएगा और दूसरा जो हाफ लेंथ है ये D2/2 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका बेस हुआ, तो ये इसका हाइट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं बेस इसी डायगोनल के हाफ पार्ट को ही मैं बेस कंसिडर करने जा रहा हूँ और इस हाफ पार्ट को दूसरा हाइट में समझने जा रहा हूँ। तो देखिए 1/2 इंटू D1/2 इंटू D2/2। फाइनली स्टूडेंट्स, आपके पास एक ट्रायंगल का एरिया आपका निकल चुका है। ये जो जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया आपका निकल गया D1 इंटू D2/8। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा D1 इंटू D2/8 आ जाता है स्टूडेंट्स। और ठीक इसी तरह से इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा रोम्बस 4 ऐसा ट्रायंगल से बना हुआ है, इसलिए आप एरिया ऑफ रोम्बस 4 इंटू D1 इंटू D2/8 लिख सकते हैं। यदि ये कैंसिल हो जाता है
तो आपका ये D1 इंटू D2/2 आ जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसका हम लोग ये एरिया का फॉर्मूला जब डायगोनल्स दोनों दिए हुए हों तो दोनों डायगोनल्स D1 D2 को मल्टीप्लाई करके /2 कर देते हैं, तो इसका एरिया निकल जाता है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें एक चीज़ और मैं बात बताना चाहूँगा कि यदि इसका हम लोग साइड्स और डायगोनल का रिलेशन देखें स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ। साइड ऑफ ए रोम्बस विल ऑलवेज बी इक्वल टू डायगोनल 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का 2/2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, पहले डायगोनल का आधा कर दीजिए और दूसरे डायगोनल के आधा कर दीजिए। यदि हम इसको इरेज कर दें तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये D1/2 हो गया और D2/2 हो गया। तो ये साइड हमारा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों में रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब ये रोम्बस की हम बात कर ही रहे हैं तो अचानक मुझे याद आ गया, स्क्वायर पे भी एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, उसको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। देखिए, जब स्क्वायर की हम जब एरिया निकालते हैं, अब मान के चलिए कि जब इसका एक डायगोनल दिया हुआ है तो इसका दोनों डायगोनल इक्वल होता है और दोनों सेम हम लोग उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी याद रखें, क्योंकि स्क्वायर भी एक रोम्बस है तो इसका भी एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल है तो डायगोनल का स्क्वायर याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फार्मूला आपके सामने मैंने अभी लिखा, ये उपलब्ध है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रोम्बस के बाद वाले फिगर को देखते हैं। ट्रेपेजियम, जी हाँ, ये बहुत सारे क्लासेस में ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है। तो इसको ट्रेपेजियम के लिए यहाँ के देखिए, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल होता है, तभी इसका नाम हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। और यदि ये दो साइड में दो पेयर में से जो दो पेयर है साइड्स का, उनमें से कोई पैरेलल नहीं होता तो इसको ट्रेपेजियम कोई नहीं बोलता। चलिए मान के चलिए कि ये पैरेलल साइड्स जो है, एक का लेंथ A है, दूसरे का लेंथ B है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो H है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका एरिया मैं लिख देता हूँ पहले, एरिया इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H। देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला इसका एरिया के लिए आ चुका है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको ये ना समझेंगे कि इसको प्रूफ करना बहुत ही कठिन है, ये बहुत ही ईजी वे में प्रूव हो जाता है, करना आपको कुछ भी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये केवल एक डायगोनल आप यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो ये बेस उस समय में होगा जिसका लेंथ मैंने ऊपर लिखा है A, और इसका जो एल्टीट्यूड होगा इसको प्रोड्यूस करने पर बाहर की ओर एल्टीट्यूड होगा, तो ये एल्टीट्यूड की लंबाई आपका इसके हाइट के बराबर में होगा। तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू AH। तो समझ गए स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 AH। और इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल का एरिया की बात करें जो अभी आपके सामने में यहाँ पे है, तो ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका बेस आपका B हो गया और हाइट H हो गया, तो इसके लिए एरिया हो जाएगा 1/2 BH। और यदि हम दोनों एरिया को जोड़ दें स्टूडेंट्स, तो हमारा ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चला आता है, और इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब देख लीजिए ऊपर में मैं लिखने जा रहा हूँ इन दोनों को जस्ट ऐड करके, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 AH प्लस 1/2 BH, टेकिंग 1/2 एंड H कॉमन A प्लस B। तो आ गया स्टूडेंट्स 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो स्टूडेंट्स, आपने इतना सारा सीखा है ना, और इसको आप हमेशा के लिए याद रखें। और अब देखिए, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बच गया है, तो इसको हम क्यों छोड़ें, इसको भी मैं बता ही देता हूँ। यदि इसका एक बेस B हो और इसका दोनों इक्वल साइड्स A हो, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दो साइड्स इसका इक्वल होता है, तो इसका एरिया भी आप लोग डिराइव कर सकते हैं। दिस इज़ द हाइट। सबसे पहले आप हाइट को लिख सकते हैं, H इज़ इक्वल टू √4A² माइनस B²/2 होता है स्टूडेंट्स। और जब इसके एरिया की बात करें तो B √4A² माइनस B²/4। ये फार्मूला डिराइव करने के लिए होमवर्क रहा आप लोगों का, और ये आप लोग इसको डिराइव करेंगे और इसको देखेंगे कि आप लोग इतना ला पाते हैं कि नहीं। इससे स्टूडेंट्स बहुत ही जल्द कैलकुलेशन आप कर पाते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं स्टूडेंट्स बात करना चाहूँगा, यदि ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका भी मैं साथ ही चर्चा कर देता हूँ। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्दर एरिया, यदि इसका हाइट यदि H है तो देखिए इसका हाइट निकालने का
तरीका होता है, यदि इसका साइड ए है तो सारा साइड ए हो जाएगा। तो इसका हाइट निकालने का तरीका है √3/2 इंटू साइड। इसको भी आप लोग प्रूफ करेंगे कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम जी हाँ लगाना तो है। और इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो ये दो फार्मूला आपको हेल्प करते रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमको लगता है कि करीब करीब सारा हम लोग थ्योरम ये सारा फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। बस एक बचा है आखिरी, सर्कल। जी हाँ, तो क्यों नहीं सर्कल को भी देख लिया जाए। स्टूडेंट देखिए, इसका सेंटर यहाँ पर है और यदि बीच में जो सेंटर है इससे कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। यदि इस लेंथ को आप लोग जानते हैं तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो पेरीमीटर है, जो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री है, इसके टोटल लेंथ को हम लोग 2πr से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में ये स्टूडेंट आपको 2πr इसका आप कैलकुलेट करके प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका डिफिनेशन है। क्लास 9th के स्टूडेंट्स इसका डिफिनेशन जानते होंगे कि पाई का डिफिनेशन क्या आता है। तो जब भी पाई का डिफिनेशन की बात करें हम लोग, तो वो हम लोग बोलते हैं कि जब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम लोग जब डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमारा पाई का वैल्यू निकलता है। दिस इज़ द डिफिनेशन ऑफ पाई। तो जब डी को हम इस तरफ बुला लेते हैं तो ये हमारा पाई डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हम डायमीटर को, जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, रेडियस का ठीक डबल होता है। यदि हम 2r लिख दें एक डायमीटर को तो हो जाता है पाई इंटू 2r, अर्थात ये हमारा 2πr आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लेंथ तो हमारा 2πr आ गया। अब एरिया के लिए चलते हैं। एरिया का डेरिवेशन कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस सर्कल को आप बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यदि प्रैक्टिकली देखें संभव हो तो बहुत सारे मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो बहुत सारा ये आर्क्स निकल आता है। ये तो मैंने जो भी डिवाइड किया है, ये बहुत थिकनेस इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन मान लीजिए कि बहुत इसका थिकनेस कम हो और एक स्लाइस को मैंने उठाकर यू सेट कर दिया, फिर दूसरे स्लाइस को उठाकर मैं यू सेट कर दिया, फिर तीसरे स्लाइस को उठाकर कट करने के बाद यू सेट कर दिया, फिर नेक्स्ट स्लाइस को उठाकर यू सेट कर दिया। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये आपका एक रेक्टेंगल का फॉर्मेट ले लेता है, ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चूँकि थिकनेस बहुत कम होने के कारण ये लेंथ और ये दोनों आपको इक्वल नज़र आएगा। मतलब ये जो 2πr था ये दो भागों में बट गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। और ये जो था आपका रेडियस है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ब्रेड्थ का काम कर रहा है स्टूडेंट। तो देखिए अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि πr इंटू r, यानी कि स्टूडेंट πr² इसका एरिया होता है। ये इसका डेरिवेशन है या प्रूफ, इसको देखिए। और इसको हायर क्लासेस में और भी मेथड है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जितना भी बनाए बहुत था, अब आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप लोग इसको एक बार दो बार इसको देख लेंगे, आपका फार्मूला का कलेक्शन एक जगह कलेक्ट हो गया है स्टूडेंट्स। इसको बार बार आप देखें और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर ये फॉरवर्ड करें ताकि आपके दोस्तों भी बेनिफिट उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।